class we are going to study about microsporogenesis, that is the process of formation of pollen grains, यानी कि pollen grains का जो formation का process होता है उसे हम कहते हैं microsporogenesis. And also we are going to study about the properties of pollen grains, what they contain, what they are made of, and what are their results. So we are going to study about those things. So we had already seen this diagram in our previous class, but here we are going to study this diagram and understand how dehiscence of anther occurs, यानी कि एंथर रप्चर कैसे करता है. हम इस डायग्राम से यहाँ पर उसे समझेंगे. ये जो स्टोमियम वाला पोर्शन है कैसे वहाँ पर रप्चरिंग होता है जिससे कि पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. So this is simply formation of pollen grains. सो पॉलिन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं. तो माइक्रोस्पोर्स के एडवांस्ड फॉर्म को या उसके ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन को हम कहते हैं पॉलिन ग्रेन्स. सो पॉलिन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस अकर्स इन द स्पोरेंजिया और दैट इज द पॉलिन सैक. सो ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये अंडरगो माइटोसिस होंगे, यानी कि दे विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद दे विल इंक्रीज देयर नंबर, और जब उनका नंबर सफिशिएंट हो जाएगा तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे कि स्पोरोजीनस सेल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे पॉलिन मदर सेल में. अब पॉलिन मदर सेल जो होता है दैट इज 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है. इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मियोसिस करना है और मियोसिस से 2n से n हो जाता है सेल्स.
तो यहाँ पर जो पॉलन मदर सेल्स थे वो जब मियोसिस में जा रहे थे उसके पहले उन्होंने अपने चारों तरफ एक कैलोज का लेयर डेवलप कर लिया था। अब प्लांट में जो सेल्स होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। ये आपने 11th क्लास में चैप्टर 7 में पढ़ा होगा कि सेल जंक्शंस कुछ होते हैं, जैसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स के बीच का कनेक्शन होता है। तो अगर एक स्पोरोजिनस सेल दूसरे स्पोरोजिनस सेल से अटैच रहेगा तो वो मियोसिस कैसे कर पाएगा? पहली बात कि स्पोरोजिनस सेल्स को अपने से एक दूसरे से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो जो पॉलन मदर सेल्स थे उन्होंने अब वो कैसे अलग हो गए एक दूसरे से? तो वो अलग हो गए अपने चारों तरफ कैलोज के लेयर को डेवलप करके। कैलोज के लेयर को डेवलप करने से उनका प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन टूट जाता है और जो पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, उस मियोसिस के बाद जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो भी उसी कैलोज लेयर के अंदर होते हैं। विल सी दैट लाइक दिस। ये सपोज कि पॉलन मदर सेल है एंड इट हैज इट्स ओन न्यूक्लियस, so it will undergo meiosis and this is the layer of callose around it। ये जो रेड स्ट्रक्चर है दैट इज द callose लेयर, जो बाहरी स्ट्रक्चर है, एंड द ब्लैक वन इज द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सो ब्लैक स्ट्रक्चर इज द नॉर्मल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर होगा मियोसिस। तो मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, दैट इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होने के बाद ये जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 सेल्ड स्टेज। और दोनों का अपना न्यूक्लियस होगा और इनके बाहर भी ये जो रेड वाला कैलोज का लेयर था वो रहेगा ही। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपने 11th में पढ़ा था कि मियोसिस 1 के बाद 2 सेल का स्टेज बनता है और यहां अगर 2n है तो ये हो जाएगा n, दैट इज ये डिप्लॉयड था तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड। अब इनमें मियोसिस 2 होगा जिससे कि हर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज मियोसिस 2। सो दिस इज आवर 4 माइक्रोस्पोर। जो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, दीज आर द ब्लैक वंस विच वी कॉल एज माइक्रोस्पोर्स। और इनके बाहर में ये कैलोज का लेयर है जो कि पॉलन मदर सेल ने अपने चारों तरफ डेवलप कर लिया था। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अमीबॉइड टेपिटम होता है दैट सिक्रीट्स एन एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम था कैलेज। तो कैलेज इसी कैलोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए या इसी कैलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स जो अंदर में बने हैं 4 वो सेपरेट हो सके। सो दिस इज द कैलोज लेयर एंड ऑल्सो इनके बीच में भी होंगे कैलोज लेयर। और इनके अंदर 4 पॉलन माइक्रोस्पोर्स हैं। सो ये 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया इनके अंदर, एंड ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं यही आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे।
तो माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी कि रफली दे मीन द सेम थिंग। इट्स जस्ट कि पॉलन ग्रेन जो होंगे इस कैलोज के लेयर से बाहर आ जाएंगे, दैट इज उनके जो कैलेज एंजाइम है वो इस कैलोज लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। सो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ अ मैच्योर एंथर। वो जब एंथर मैच्योर कर जाता है उस समय ये होता है। सो वी हैव नाउ सीन कि ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हुआ है। सो दिस होल प्रोसेस दैट वी हैव जस्ट स्टडीड नाउ इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो दिस इज व्हाट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज। नाउ अब हमें जानना है कि ये जो एंथर है वो कैसे डेहिस होगा, यानी कि वो एंथर कैसे रप्चर करेगा जिससे कि अंदर के ये सारे जो पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं वो कैसे बाहर आएंगे। सो वी हैव टू स्टडी दैट। सो अब हम पढ़ेंगे डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि हमारा जो ये एंथर है ये रप्चर कैसे होगा, यानी कि इसके रप्चरिंग के लिए ये जो शैलो ग्रूव है यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल्स जो थे वो थिन वॉल्ड थे और इसके एंडोथीसियल सेल्स जो यहाँ पर थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से वो रप्चर कर देंगे एंथर को। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो काफी पतले सेल वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंडोथीसियम के सेल्स होते हैं वो काफी थिक वॉल्ड होते हैं अपने एक्सटर्नल साइड में और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर दो इवेंट्स हो रहे हैं। वो दो इवेंट क्या है कि ये पूरा का पूरा एंथर पहले तो ड्राई अप होगा, सूखेगा, और सूखने के साथ साथ क्या होगा कि इसके जो एंडोथीसियल के सेल्स हैं जो कि स्टोमियम रीजन में हैं, वो स्टोमियम रीजन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोई भी चीज सिकुड़ता है, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है सूखने के बाद तो वो रप्चर कर सकता है। तो दो इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से रप्चरिंग हो रहा है। पहला क्या कि जो हमारा पूरा एंथर है वो सूख रहा है, उसके अलावा ये जो स्टोमियम एरिया में एंडोथीसियल के सेल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो सिकुड़े हैं, जिससे कि ये एंथर रप्चर कर जाएगा। नाउ हमें एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पॉलन सैक और इस पॉलन सैक के बीच में ये स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। तो ये टिश्यू जो होता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है या डीजेनरेट कर जाता है, जिससे कि ये वाला पॉलन सैक और ये वाला पॉलन सैक
एक हो जाता है, दैट इज जो मैच्योर एंथर है उसमें 4 नहीं, उसमें 2 ही पॉलन सैक होंगे, क्योंकि इनको और इनको सेपरेट करने वाला जो टिश्यू है दैट इज द स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, वो डीजेनरेट कर चुका होता है। इट इज वेरी सिंपल कि हमारे यंग एंथर में ये 4 पॉलन सैक है या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉमन टिश्यू जो सेपरेट कर रहा है वो अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो ये पॉलन सैक और ये पॉलन सैक तो मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों पॉलन सैक मिलाकर के एक बड़ा सा पॉलन सैक बनेगा। एंड लाइकवाइज इस साइड भी होगा। तो एक यंग एंथर में 4 पॉलन सैक हैं, लेकिन मैच्योर्ड एंथर जब एंथर ड्राई अप हो चुका है तो उस केस में जब ये स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू डिसइंटीग्रेट कर जाएगा या डीजेनरेट कर जाएगा तो उस समय एंथर के अंदर सिर्फ 2 ही पॉलन सैक्स होंगे। क्यों? क्योंकि बीच वाले टिश्यूज डीजेनरेट कर चुके हैं। और इसी तरीके से जब ये सूख जाएगा तो स्टोमियम वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कि एंथर फट जाएगा एंड देयरफॉर जो अंदर में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो पॉलन ग्रेन्स इस वाले एरिया से, तो जो रप्चरिंग होगा वो रप्चरिंग होगा इस एरिया में। सो इस एरिया में रप्चरिंग की वजह से जो अंदर में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे। लाइकवाइज यहां पर भी रप्चरिंग होगा एंथर, तो इस एरिया में रप्चरिंग हो जाएगा और ये जो एंथर्स है ये बल्जिंग करेंगे। अगर यहाँ से रप्चरिंग होगा, अंदर से प्रेशर होगा तो ये पार्ट जो है थोड़ा सा बल्जिंग हो जाएगा, ये पार्ट और इधर चला जाएगा, ये पार्ट और इधर चला जाएगा। सो लाइकवाइज ये हाथ जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे इस पार्ट से बाहर रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर, जिसे हम कॉमनली रप्चरिंग ऑफ एंथर कहते हैं। और ये कब होता है? जब पॉलन ग्रेन्स बन चुके होते हैं या फिर एंथर मैच्योर कर चुका होता है। So now we will study what is pollen grain. सो पॉलन ग्रेन जो होता है दिस इज द मैच्योर और इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है या उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो यंग मेल गैमेटोफाइट होते हैं या इन्हें हम इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं।
अब इनका फॉर्मेशन हुआ था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, जो हमने जस्ट देखा था डायग्राम के थ्रू। तो वहां पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ था, फिर उसके बाद मियोसिस 2 हुआ था, जिसके बाद की 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस वही है। नाउ हमें ये जानना है कि जो 4 माइक्रोस्पोर्स थे वो जब डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन में तो क्या क्या चेंजेस उनके अंदर हो सकते हैं। सो वी विल स्टडी दैट लेटर, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो ये डायग्राम हमने अभी थोड़ी ही देर पहले देखा था कि इसके बाहर में एक कैलोस का लेयर होता है। दिस इज द कैलोज लेयर। अब इनमें से जो कोई भी एक है वो सबका सब सेम ही प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी एक पॉलन ग्रेन का एग्जांपल लेके देखेंगे कि कोई एक माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे डेवलप होगा। सो हम यहाँ पर किसी भी एक माइक्रोस्पोर को ले सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन। सो ये जो माइक्रोस्पोर होगा आफ्टर डिसोसिएटिंग फ्रॉम दिस पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सा सेल हो जाएगा जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर हम इसे कह सकते हैं। सो इसके अंदर होगा अब वैक्यूलेशन, यानी कि इसके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। सो आई एम बी ड्रॉइंग अ बिगर डायग्राम, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर था ये डेवलप करके एक बड़ा सा सेल बनाया है जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज वैक्यूल्स के फॉर्मेशन से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड चला जाएगा। सो दीज आर द वैक्यूल्स। अब यहां पर ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होगा माइटोसिस। सो दिस न्यूक्लियस विल गिव राइज टू 2 अदर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस ऊपर हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस थे। वैक्यूल्स की वजह से न्यूक्लियस जो है वो नीचे की ओर पुश हो गया और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है वो प्रोसेस जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। ये पूरे एक सेल में से ये 2 सेल वाला स्टेज बन गया है। दैट इज यहां पर 2 सेल स्टेज है। द अबव बिगर सेल इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है इट इज रैंडमली इररेगुलर शेप्ड। इसका न्यूक्लियस का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है एंड यहां पे न्यूक्लियस नॉर्मली स्फेरिकल शेप में होता है। सो द अबव सेल ऑल्सो हैज लॉट्स ऑफ वैक्यूल्स। सो द अबव सेल इज कॉल्ड एज generative cell and this cell is, the above cell is called the vegetative cell and the lower cell is called the generative cell. जो ऊपर वाला सेल है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल और ये जो लोअर सेल है दैट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल एंड इसके अंदर वैक्यूल्स भी काफी होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर द वैक्यूल्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल। तो उसका जो न्यूक्लियस है दैट इज वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वो काफी ज्यादा इररेगुलरली शेप्ड होता है और ये जो छोटा वाला सेल है दैट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल। इट विल लेटर फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। So this is the vacuole, this is the nucleus,
एंड ये एक पॉलन ग्रेन है या फिर हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया पॉलन ग्रेन एंड देन इसके अंदर डिविजन्स हो गए। अब ये जो इसके अंदर वैक्यूल्स हैं, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा फूड स्टोर भी होता है। सो विच विल सी लेटर कि उसमें कौन कौन से फूड स्टोर होते हैं और क्या क्या उनकी परसेंटेज होती है वो हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ये डायग्राम पहले ही देख लिया था। इस डायग्राम में एक का सेल हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक सेल से ऐसा बन रहा है। सो लाइकवाइज चारों सेल से वैसे बनेंगे। सो लाइकवाइज 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। सो वो सभी चीजें हमें देखनी है। सो यहाँ पर नॉर्मली जो ये 4 बने हैं इसे हम कहते हैं पॉलन टेट्राड। ये 4 पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स है वहां पर, इसीलिए हम टेट्रा वर्ड का यूज कर रहे हैं या जिसे हम टेट्राड के लिए टेट्राड कह रहे हैं। अब यहां पर हर केस में जो पॉलन ग्रेन्स से एक पॉलन मदर सेल से 4 टेट्राड बनता है या फिर 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एक पॉलन मदर सेल से, तो वो हर जगह इसी तरीके से अटैच नहीं होते हैं। सो नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो 4 टेट्राड्स बने, 4 पॉलन टेट्राड्स बने हैं यहाँ पर, ये टेट्राड्स में चारों के चारों सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन साइप्रेसी फैमिली में, प्लांट्स की एक फैमिली है साइप्रेसी, उनमें क्या होगा कि इन 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और नॉर्मली उनमें से एक ही बचेगा, यानी कि 1 पॉलन मदर सेल से 1 पॉलन ग्रेन बनेगा। देयरफॉर 1 pollen mother cell will give rise to 1 pollen grain. So this is a very important exception. This has been asked multiple times in NEET. So अगर हम साइप्रेसी के अलावा दूसरे प्लांट्स के एग्जांपल लें तो ये चारों pollen grains जो होते हैं वो नॉर्मली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो नॉर्मली इस एक टेट्राड में से चारों पॉलन ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो चारों पॉलन ग्रेन अलग नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। यानी कि ये चारों जो पॉलन ग्रेन्स उसमें फॉर्म हुए होंगे वो चारों अटैच्ड ही रह जाएंगे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। नाउ विल सी समथिंग कॉल्ड एज पॉलिनियम।
कई बार क्या होता है कि एक एंथर लोब के सारे पॉलिन ग्रेन्स साथ में अटैच्ड रह जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिनियम। सो दीज आर स्मॉल पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार क्या होता है कि दो पॉलिनियम जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो पॉलिन ग्रेन में सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिन टेट्राड से पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन, नॉर्मल जो एडल्ट पॉलिन ग्रेन है वो कैसे हुआ। इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, फिर इसके अंदर माइटोसिस हुआ। अब उन जो पॉलिन मदर सेल्स होते हैं, नॉर्मली एक पॉलिन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स ऐसे बनते हैं, लेकिन साइप्रेसी फैमिली में क्या होते हैं कि 3 मदर स्पोर्स, जो 3 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये डीजेनरेट कर जाएंगे, तो एक ही हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो बन पाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो जब एक टेट्राड के चारों पॉलिन ग्रेन्स जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं कंपाउंड पॉलिन ग्रेन्स। अब हम पॉलिनियम कब कहते हैं, जब एक एंथर लोब के सारे जो हमारे पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनियम। अब यहाँ पर हम मिल्कवीड्स प्लांट्स की एक कैटेगरी है, एक जीनस है। उसमें क्या होते हैं कि 2 एडजेसेंट पॉलिनिया, यानी कि 2 बगल वाले पॉलिनियम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एक स्टिकी एरिया में, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस्क्यूलम। इस कॉर्पस्क्यूलम से जुड़ने के लिए उन्हें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डिकल। और जो पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ उसे कहते हैं हम ट्रांसलेटर, यानी कि 2 एडजेसेंट पॉलिनिया, 2 बगल वाले पॉलिनिया एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इन द रीजन कॉल्ड कॉर्पस्क्यूलम थ्रू कॉर्डिकल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना 2 पॉलिनियम के जुड़ने से और उनके कॉर्पस्क्यूलम और कॉर्डिकल को मिला करके, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर ये जो 4 टेट्राड्स बने थे, इनमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ टेट्राड्स देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये जो सबसे कॉमन टाइप का टेट्राड है, इसे हम कहते हैं आइसोबाइलैटरल।
ये जो आइसोबाइलैटरल टाइप का टेट्राहेड होता है, इट अकर्स नॉर्मली इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। सो ये नॉर्मली मोनोकॉट्स में होता है और ये डाइकॉट्स में होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोबाइलैटरल and it commonly occurs in the case of monocots, and this is called as tetrahedral, and it occurs in the case of dicots. So इसके अलावा कुछ और भी माइनर टाइप्स के डिजाइन्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली कह सकते हैं डिकसेट, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के हमारे टेट्राहेड्स बन सकते हैं। तो ये दोनों सबसे कॉमन है, ये मोनोकॉट्स में होते हैं और ये डाइकॉट्स में होते हैं। एंड नाउ ये इस शेप को हम कहते हैं डिकसेट। फिर इस शेप को हम कहते हैं टी शेप्ड, और इस शेप को हम कहते हैं लीनियर। सो दीज आर माइनर पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली इन दोनों को याद रखना है कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे CH4 जिसे आप मीथेन कहते हो। सो उसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इस टेट्राहेड्रल में एक और जो पॉलन ग्रेन होगा वो और नीचे की साइड में होगा, लाइकवाइज, या फिर ऊपर की साइड में भी हो सकता है, लाइकवाइज यहाँ पर भी होगा। सो ये नॉर्मल 5 टाइप के टेट्राहेड्स पाए जाते हैं एंथर्स में मैच्योरेशन के बाद। यानी कि ये जो पूरे स्ट्रक्चर हैं, इसमें हमने देखा कि पॉलन ग्रेन से जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके अलावा जो पॉलन मदर सेल से मैच्योरेशन हुआ था वो कैसे हुआ। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रियल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स।